So let's continue with the exercise miscellaneous, correct? And we did till question number 16. So we are going to start with question number 17. The hypotenuse of a right angle triangle has its ends at the points 1, 3 and -4, 1. So just think and try to identify the points or plot the points on the graph. तो कौन से point है 1, 3. So let's say 1 and 3 somewhere over here. Correct. This coordinate is 1, 3. And another one is -4, 1. So let me say it is here. -4, 1. I intentionally did on the Cartesian plane because हमें कुछ समझना है वहां से. और क्वेश्चन ने बोला है कि हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट एंड्स. सो ये जो दोनों पॉइंट है ये हमारे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के. करेक्ट. नाउ आगे बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स यानी कि परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. करेक्ट. तो हम करेंगे क्या, तो कि मैं यहां से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा. सेम वे इस पॉइंट से वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर बना देंगे. सो दिस विल गिव अस द लेग्स. दिस इज द लेग्स ऑफ परपेंडिकुलर. बट द पॉइंट इज के यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी. अगर वो पता चल गई तो हमारा काम बहुत इजी है. कैसे पता चलेगा, तो क्या अगर जब हम किसी पॉइंट से y एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाते हैं यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है तो x कोऑर्डिनेट विल बी 1. सेम थिंग इफ यू डू लाइक दिस कि किसी पॉइंट से अगर हम x एक्सिस को पैरेलल बनाते हैं, अगर किसी पॉइंट से x एक्सिस को पैरेलल लाइन बनाते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम. तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 1 है. सो आपका ये वाला पॉइंट जिसे हम कुछ इस तरह से नाम दे सकते हैं कि लेट्स से P Q और इसे बोल देते हैं R. सो R वाला जो पॉइंट आया है वो क्या है हमारा 1, 1. और हमें फाइंड क्या करनी है QR और PR की लेंथ की इक्वेशन. आपकी जो दो परपेंडिकुलर लेंथ है उनकी इक्वेशन बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग यानी कि परपेंडिकुलर साइड ऑफ द ट्राइंगल. सीधी सी बात है. पहला ये कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि पॉइंट R कैसे मिला. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन ने, कि क्वेश्चन ने ऐसा बोला कि आपके जो हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल का उसके एंड पॉइंट्स है 1, 3 एंड -4, 1. सो हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट्स मिल गए. अब वहां से हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है. तो राइट एंगल होने के लिए इट इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस. उसी तरह की सिचुएशन चाहिए. तो हमने P वाले पॉइंट में से एक लाइन पास कर दी जो y एक्सिस को पैरेलल हो और सेम वे Q वाले पॉइंट से एक लाइन पास कर दी जो x एक्सिस को पैरेलल हो, जिससे हमें ये पॉइंट R मिल गया विच इज परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल पे है ये. एंड thus PQR becomes a right angle triangle at angle R. अब सिंपल सा काम ये है कि QR और PR की इक्वेशन. सो इक्वेशन ऑफ लाइन PR पहले फाइंड करेंगे और उसी तरह से फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन QR. लेकिन इंपॉर्टेंट अगेन, जैसे हमने कहा कि y एक्सिस को पैरेलल P में से पास किया है तो y एक्सिस का स्लोप कितना होता है इनफाइनाइट यानी कि 1/0. उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. करेक्ट. सो इक्वेशन क्या बनेगी y -1. क्यों -1 लिखा, बिकॉज वी नो दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 1. वो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है. करेक्ट. अच्छा, आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी यूटिलाइज कर सकते हो, isn't it? बट स्लोप तो चाहिए ही चाहिए. करेक्ट. सो लेट्स से y -1 इक्वल्स टू, स्लोप के लिए लिखोगे तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x -1. तो आपको दिख रहा है कि देखो ये 0 हो गया. Am I right? है ना. आई कैन सी दिस इज 0. तो 0 यहाँ पे दे दो. तो 0 इक्वल्स टू 3 - 1 2 इंटू x -1. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1. तो सीधी सी बात है ना कि व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो वो इसी तरह से मिलनी है x इक्वल्स टू 1. सिमिलरली फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन QR. तो वो हमें आइडिया है कि लाइन की इक्वेशन आनी है y इक्वल्स टू 1. लेकिन फाइंड कैसे करेंगे विद द सेम आइडिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म y -1. अब y2 y1 तो 1 - 1 0 और -4 - 1 x -1. अब न्यूमरेटर 0 हो गया. करेक्ट. ये 0 है ना. 0 के साथ कुछ भी रखो 0 ही रहेगा. सो इवेंचुअली y की इक्वेशन जो है वो क्या आ जाएगी, मतलब कि इक्वेशन ऑफ QR कितनी आएगी y इक्वल्स टू 1. आर यू गेटिंग इट. प्रॉब्लम बहुत सिंपल है. यहाँ पे जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो ये फिगर है. दिस फिगर इज इंपॉर्टेंट.
अगर ये फिगर बनेगी तो आपके सारे काम हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यू पीपल आर स्मार्ट इनफ नाउ, है ना, कि आप लोग आराम से कर सकते हो कि भाई हमने पी से पैरेलल लाइन बनाई वाई एक्सिस को, तो हमें ऐसे लाइन बना दी, क्यू से लाइन बनाई हमने एक्स एक्सिस को पैरेलल, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल दिया आर, जिसकी मदद से हमें कोऑर्डिनेट मिल गया 1,1। अच्छा, आपको एक बार ऐसा भी फील हो कि सपोज मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि मैं इसी पॉइंट को x1 y1 कंसीडर करके करूं, आई कैन गो बाय दिस वन ऑल्सो। तो आप यहाँ पे वो भी यूटिलाइज कर सकते हो कि y-3 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस दिस, लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए ये 1,1 वाला कोऑर्डिनेट तो चाहिए, अदर देन दैट यू कैन फाइंड द इक्वेशन, सिंपल। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। जब हमने किया हुआ है, आई गेस हमने ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस एग्जाम्पल में किया है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एज्यूमिंग द लाइन टू बी प्लेन मिरर, है ना। तो हमने ऐसा कुछ सीखा था कि सपोज ये आपकी लाइन है ना, इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है कंसिडरिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन एज अ मिरर। आपका कोऑर्डिनेट जो है वो 3,8 है, सो लेट्स से P है 3,8, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। सो इफ आई रिमेम्बर केयरफुली, तो मुझे पता है वी डिड समथिंग लाइक दिस, सो आई एम गोइंग टू जस्ट गोना गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। मैं ये डिटेल में सॉल्व नहीं करने वाला, बट चलो कर लेते हैं, जाने दो। सो लेट्स सॉल्व दिस वन, बट कैसे करेंगे, सो थोड़ा आइडिया, हाउ आर वी एग्जैक्टली सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो देखो, तब मैंने एक अलग मेथड से बताया, आज मैं आपको एक और मेथड बताता हूं किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो। तो क्या अंडरस्टैंडिंग पहले करने की ट्राई करो, जो उस वक्त भी मैंने कहा था। क्या इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज हम इस पॉइंट की इमेज फाइंड कर रहे हैं, सो जस्ट थिंक लाइक यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना। तो आपका जितना डिस्टेंस होगा मिरर से, उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज दिखेगी मिरर के अंदर, करेक्ट। सो दिस विल बिकम अ बाइसेक्टर, मैंने ये कहा था उस टाइम भी, है ना। तो दिस डेफिनेटली विल बी द मिड पॉइंट, करेक्ट। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई हमारा Q का कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड करना है वो h, k है, तो आप इसका पहले तो मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो, करेक्ट। अब वो जो मिड पॉइंट मिलेगा वो डेफिनेटली आपकी लाइन पे सेटिस्फाई करेगा। सो इस तरह से हमने उस वक्त दो इक्वेशन बनाई थी इन द फॉर्म ऑफ h, k। आज हम कुछ अलग तरीके से करते हैं, कुछ नया आइडिया लगाने की ट्राई करते हैं कि किस तरह के, मतलब क्या नया कर सकते हैं। ऐसा तो क्या नया करें कि जिससे ये प्रॉब्लम पूरा थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले तो गिवन लाइन जो है वो लिख लेते हैं, क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। वी ऑल्सो नो कि ये जो आपका PQ है वो परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली टू द लाइन, क्योंकि आप, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो उसकी वजह से पहले एक काम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन। लेट्स से दिस लाइन इज AB, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं AB। तो व्हाट विल बी स्लोप, तो माइनस A/B, यानी कि -1/3, करेक्ट। और एज्यूम कर लो कि स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना है, तो कि भाई M, हमने ये लेट किया, हमें पता नहीं है ना क्योंकि कोऑर्डिनेट है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। सो हमने ये लेट कर लिया। सो नाउ वी नो कि सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, AB और PQ जो है वो कैसा है, परपेंडिकुलर, तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। सो m इंटू -1/3 इज -1, तो m की वैल्यू 3। वी नो द पॉइंट जहां से ये लाइन पास हो रही है, वी नो द पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही है, सो वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। कैसे मिलेगा, सो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, कितना होगा, y माइनस 8 इक्वल्स टू 3x माइनस 9 प्लस 8 हो जाएगा, सो -1 इक्वल्स टू 0। ये मिल गए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब क्या करोगे, तो ध्यान से सुनना, इसके बाद आगे क्या कर सकते हो। तो फिलहाल हमने किया क्या, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपकी जो लाइन है उससे आपको जिस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है वो जो लाइन पे आ रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की मदद से स्लोप फाइंड कर लिया, स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन PQ मिल गई, सिंपल।
अब हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ए बी और पी क्यू का जो ये है, एंड विच इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। आर यू गेटिंग इट? विच इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो अब क्या करेंगे, तो कि भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे किसका, ए बी और पी क्यू का, करेक्ट है ना। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो लेट्स से कि यहीं से y की वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं 3x माइनस 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, और यहां से इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, वहां पे रख दो। सो x प्लस 3 y की वैल्यू इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 3 7, 10x इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 1। यानी कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 1 मिला, देन y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी कि 2, और आपको ये वाला पॉइंट 2 मिला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,2। उसे नाम दे देते हैं लेट्स से r, है ना, पी क्यू आर के हिसाब से। ऑल्सो द पॉइंट 1,2 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, करेक्ट। तो हमने वहां पे h और k बोला हुआ है ना, तो इट विल बी 3 प्लस h बाई 2 कॉमा 8 प्लस k बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 1,2। तो h कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 3 माइनस 1, और k कितना आएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4। दिस इज योर कोऑर्डिनेट, है ना। या h विल बी माइनस 1 एंड k विल बी माइनस 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपका जो पॉइंट q है, जो इमेज है p की, वो कितनी है, -1, -4। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं, आपको जो इजी लगे वो आप अप्लाई करो। पहला जो हमने मिसलेनियस एग्जांपल में यूटिलाइज किया था, क्या कहा था कि भाई ये पॉइंट क्यू है ना, जो बाइसेक्ट करेगा, सो वील गेट समहाउ दिस पॉइंट, है ना, और वो पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसकी मदद से हमें दो इक्वेशन मिल गई थी इन टर्म्स ऑफ h एंड k, करेक्ट। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सीधा h और k फाइंड कर लिया। इस पर्टिकुलर मेथड में क्या किया, तो कि भाई पहले हमने इस लाइन की मदद से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करके उसकी इक्वेशन फाइंड की, और इक्वेशन मिलने के बाद दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, जिससे हमें क्यू मिल गया। दोनों में मेथड थोड़ी सी चेंज है, लेकिन फाइनल आउटकम इज सेम, है ना। किस एक मेथड में हम बाइसेक्टर कंसीडर करके पॉइंट को h, k में ला रहे हैं और इक्वेशन पे सेटिस्फाई करवा रहे हैं। दूसरी मेथड में इक्वेशन दी हुई है, उसकी मदद से दूसरे लाइन की इक्वेशन फाइंड करके हम पॉइंट तक पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी आर सपोज टू डू। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन विल गो फर्दर। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. What do we have? If the lines y equals to 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3 are equally inclined to the line y equals to mx plus 4, find the value of m. देखो हमारे पास गिवन लाइन से कुछ इस तरह से, गिवन लाइन्स आर, now these both lines y equals to 3x plus 1 and 2y equals to x plus 3, these both lines are equally inclined. equally inclined का मतलब क्या होता है कि ये दोनों लाइन जो है वो किसी थर्ड लाइन के साथ इक्वल एंगल पे है। समझना, जस्ट रेंडमली ऐसा मान लो कि ये दो लाइन है आपके पास, these are the two lines, है ना। अब ये दोनों लाइन मे बी इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना भी मिले, मे बी, आई कैन नॉट बी वेरी मच सर्टेन राइट नाउ, बट मैं जो यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूं वो ये है कि ये दोनों लाइन जो है वो आपकी किसी थर्ड लाइन से, है ना, इक्वल एंगल पे है। दोनों लाइन से कैसी है, इक्वल एंगल पे, मतलब कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपकी जो थर्ड लाइन है वो कुछ ऐसे है जो पहले वाली लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो वो दूसरी वाली लाइन के साथ भी एंगल थीटा ही बना रही है।
समझना है ना। सो दिस पर्टिकुलर लाइन विद y इक्वल्स टू mx प्लस 4 मेक अ सेम एंगल, मेक एन सेम एंगल जस्ट लाइक दिस वन। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम है, फिगर की इसमें ऐसे जरूरत है नहीं क्योंकि ये एकदम फुल प्रूफ फिगर नहीं है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। तो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर मे बी चांसेस कि ये दोनों लाइन शायद मीट ना भी हो, फिर भी थर्ड लाइन के साथ तो सेम एंगल पे आ सकती है ना, जरूरी थोड़ी है, करेक्ट। चलो तो होगा क्या एक्चुअली, तो वो हमें समझना है। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि पहली ये जो लाइन है वो, और दूसरी जो y इक्वल्स टू mx प्लस c है, इन दोनों के बीच का एंगल सेम यानी कि tan थीटा सेम, करेक्ट। लेकिन लिखेंगे कैसे, तो के लेट द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू mx प्लस 4 बी थीटा 1। फिलहाल मैं थीटा 1 लिख रहा हूं, बाद में हम जो क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वली इंक्लाइंड है वो कंसेप्ट यूटिलाइज कर लेंगे। सो tan थीटा 1 इक्वल्स टू, दोनों लाइन के बीच में यानी कि हमें स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप 3, इस लाइन का स्लोप m, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो let the angle between the lines 2y equals to x plus 3 and y equals to mx plus 4 be theta 2। तो tan थीटा 2 कितना आएगा, तो यहां से स्लोप कितना मिलेगा 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 m, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि इक्वली इंक्लाइंड, क्या बोलेंगे, द एंगल्स आर इक्वली इंक्लाइंड, एंगल्स नहीं बोलेंगे, द लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 4, thus we can say tan theta 1 equals to tan theta 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 we can just simply write them as 3 minus m divided by 1 plus 3m and half minus m divided by 1 plus half m। सीधी सी बात है, मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस और माइनस हो ही जाएगा। सो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, बट आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू पीपल लिटिल बिट। 3 माइनस m 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 प्लस m। I will take positive sign, you people will do the negative sign। Taking positive sign, 3 minus m 1 plus 3m 1 minus 2m and 2 plus m, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 2 जा 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, और यहां से आएगा 1 माइनस 2m प्लस 3m माइनस 6m स्क्वायर। तो यहां पे 6 है, ये हो जाएगा m, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर और 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। तो m तो कैंसिल हो गया भाई, जाने दो कोई बात नहीं। 6m स्क्वायर इधर ले आओ तो इट विल बी 5m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5, यानी कि m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल। अच्छा ऐसा कैसा, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 पॉसिबल क्यों? अरे स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव कैसे होगी? बिकॉज m स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमें तो नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका स्लोप नहीं मिला, मतलब पॉजिटिव साइन लेके आपको कोई स्लोप मिला नहीं। अब नेगेटिव साइन लेके आपको खुद से ट्राई करनी है, दिस इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में ये, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने से आपको स्लोप मिलेगा, वही फाइंड करना है भाई, m ही तो फाइंड करना है। एट द एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m ओनली। तो अब नेगेटिव साइन वाला जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है, दैट आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू पीपल। कुछ करेंगे नहीं, बस यहाँ माइनस होगा, बाहर माइनस लिख दो, माइनस अंदर दे दो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, चेक करो कि m की वैल्यू क्या आ रही है, दैट्स इट, है ना।
हाँ, मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और वो भी फैक्टर नहीं हो पाएगी, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी टू गेट टू द सॉल्यूशन ऑफ m. करेक्ट. चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन एंड देन विल मूव फर्दर. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. अगेन गुड वन, है ना. क्या दिया हुआ है? इफ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से, इफ sum of perpendicular distances of a variable point p x comma y from the line x plus y minus phi equals to 0, x plus y minus phi equals to 0 and 3x minus 2y plus 7 equals to 0 is always 10. यानी कि इन दोनों से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उनका सम बोला हुआ है 10, है ना. लेकिन कहां से? फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. सो जनरली हम जब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगाते हैं तो हमने देखा था अननोन में कि x1 y1 विल बी द पॉइंट जहां से हम लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं. यहाँ पे वही पॉइंट हमें एज x कॉमा वाई प्रोवाइड किया है. दैट विल ओनली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, और बताएंगे कि इन दोनों का सम जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा. लेकिन फाइंड क्या करेंगे? शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन. हमें क्या शो करना है कि P जो है वो लाइन पे मूव हो रहा है. मतलब कि हम उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 10 बताएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो वो लाइन के हिसाब से हो जाएगा. करेक्ट. सो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन लाइंस आर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. चलो ठीक है, गिवन लाइन मिल गई. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम फाइंड करना है, तो आप चाहो तो इंडिविजुअली फाइंड करो या फिर डायरेक्टली फाइंड कर लो. करेक्ट. सो क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. गिवन क्या है? सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम नहीं है, ऑफ अ वेरिएबल. ये पूरा क्वेश्चन में से ही लिखना है, ये कहीं और से नहीं आ रहा है. वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम लाइन्स एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज 10. तो पहले इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे. तो फॉर्मूला क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी. तो उसके हिसाब से x प्लस वाई माइनस 5 एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, इजंट इट? दूसरे डिस्टेंस फॉर्मूला. सो 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड द सम ऑफ दिस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 10, जो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. बस इसे सॉल्व करना है, हमारा काम खत्म. होगा क्या? तो कि भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इट इज स्टिल x प्लस वाई माइनस 5, 1 प्लस 1 2 यानी कि √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7, 9 प्लस 4 13 यानी कि √13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10. अब आती है मुसीबत की घड़ी. अब कैसे करेंगे? हाउ आर वी एग्जैक्टली सपोज टू सॉल्व? यहीं से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है. आपको एलसीएम लेना, उसको सिंप्लीफाई करना और एक्स वाई और कांस्टेंट फॉर्म में लाना, है ना. तो करेंगे क्या? तो क्या हम अब ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई हमें पता नहीं है कि पॉइंट एक्स वाई है क्या एग्जैक्टली. सो लेट मी से कि ये मॉड्यूलस नहीं रहा. अब यू मे बी थिंकिंग ऐसे सडनली मॉड्यूलस कहाँ चला जाता है? तो मॉड्यूलस हमारे लिए अवेलेबल होगा, लेकिन जब हमें पॉइंट एक्स और वाई को पता हो तो जिससे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए और हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव है, वो हमें दिख रहा है 10 आ रहा है ना. तो एलसीएम ले लो सीधे सीधा. तो मैं फ्यू स्टेप्स बता रहा हूं, देन यू पीपल शुड ट्राई. तो ये हो जाएगा √13 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 10 इंटू √26. 13 2 26. करेक्ट. बस अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई के फॉर्म में लिख दो, है ना. क्या बनेगा? √13x प्लस √13y माइनस 5 √13, 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7 √2. कांस्टेंट वाले को कंबाइन कर देना. सो x वाला कंबाइन करोगे तो √13
प्लस 3√2x, है ना। फिर y वाला कंबाइन करोगे तो √13 माइनस 2√2 y बाहर और फिर कांस्टेंट वाली, तो वो आप लोग इजीली खत्म कर सकते हो। मैं आप लोगों पे इतना कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जता सकता हूं, है ना, that you people will be able to get the equation of line, है ना, जो कैसे दिखनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। सो √13 प्लस 3√2 ब्रैकेट में होगा इंटू x, तो ax फॉर्म बन गया। √13 माइनस 2√2y, वो bx का फॉर्म, और फिर 5√13, 7√2 और 10√26 इनको कंबाइन करके कांस्टेंट बता दो, सो दैट विल गिव अस द आंसर। सिंपल। चलो, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21. What do we have? Find the equation of line. Oh, it's again nice one. Find the equation of line which is equidistant. Find the equation of line which is equidistant from the parallel lines, and the lines are, दो पैरेलल लाइंस है, उससे हमें इक्विडिस्टेंस फाइंड करना है। द लाइंस कुछ इस तरह से है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये मुझे दिख रही है पहली लाइन, करेक्ट, क्वेश्चन के अंदर। दूसरी लाइन जो है वो है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ यू मे बी थिंकिंग सर इतना गैप क्यों छोड़ दिया, तो क्या एक रीजन है मेरे पास उसके लिए, कि हम एक काम करते हैं कि या तो इसे इस फॉर्म में लाते हैं 3x प्लस 2y, या फिर इसे 9 और 6 के फॉर्म में ला, बिकॉज पैरेलल लाइन है तो मेरे लिए x और y के कोफिशिएंट मुझे समहाउ सेम करने हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 3 कॉमन फ्रॉम हियर, सो इट विल बी 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल्स टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ना, हाँ दिस टू आर पैरेलल लाइंस, थोड़ा सा ऐसा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो अब ये पैरेलल लाइन हमारे लिए है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस टू लाइन। सो लेट्स कंसीडर कि भाई ये आपकी लाइन 1 है, इक्वेशन 1, और ये आपकी लाइन 2 है। अब इससे इक्विडिस्टेंट होने के लिए वो बहुत सारी जगहों पे जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ दिस लाइन। दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे होने के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मान लो कि ये वाली आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, जो डेफिनेटली हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि हो क्या है, करेक्ट। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम 1 एज वेल एज फ्रॉम 2, यानी कि दोनों से डिस्टेंस जो है वो p ही है, करेक्ट। सो काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन नहीं आ गई कि आपकी जो तीसरी लाइन है वो भी पहली और दूसरी से पैरेलल है ना, और अगर वो भी पैरेलल है तो हमें तो सिंपली वो C1 माइनस C2 वाली फॉर्मूला लगा देनी है और बोलना है कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला इक्विडिस्टेंट है, हम अलग से तो बता नहीं रहे, है ना। सो इट माई सिंपल टास्क इज कि मैं पहले एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखूं जो मुझे फाइंड करनी है, वो इन दोनों से पैरेलल हो, करेक्ट। सो माई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज पैरेलल टू 1 और 2, बोथ दोनों से पैरेलल होगी, तो x और y के कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, सिंपल। और फिर वो इक्विडिस्टेंट है वो भी हमें पता है, तो वो हम पहले उसके बीच का डिस्टेंस, अब इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस मूव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, और ये भी सेम डिस्टेंस रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा, करेक्ट। तो उस पोजीशन में हम एक हमारी लाइन की इक्वेशन रखेंगे। सो लिखना क्या है, तो हमारे पास ये दो लाइन आ गई, करेक्ट। अब हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 एंड 2 इज 3x प्लस 2y प्लस k इक्वल्स टू 0। हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट यूटिलाइज किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई गिवन लाइन हो और उसको पैरेलल आपको कोई लाइन फाइंड करनी हो तो x और y के कोफिशिएंट सेम रहेंगे विद द सेम साइन, बस फाइनली कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, तो कि भाई इसको बोल दो पहले इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। अब सिंपल सा काम यह है कि हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड लाइन 3 विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 एंड लाइन 3, है ना। सो लेट मी डू समथिंग लाइक दिस के डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3
इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3। अब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करने आता है। कौन सी फॉर्मूला है? मॉड्यूलस में C1 माइनस C2। तो पहली और तीसरी के हिसाब से कांस्टेंट इज -7 और यहां से -k डिवाइडेड बाय रूट में तो सेम ही आता है कोफिशिएंट ऑफ a² प्लस b², तो वो तो सेम है सब में, कोई भी सॉरी मैंने पहली इक्वेशन पे से लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन मतलब इस पे से देख के ध्यान से लिखना है कि मॉड्यूलस में -7/3 माइनस k डिवाइडेड बाय रूट में a² यानी कि 9 प्लस b² यानी कि 4 इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड। तो यहां पे 6 है तो 6 माइनस k डिवाइडेड बाय रूट में 9 प्लस 4। चलो ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल ही हो गया, तो बचा क्या? बचा कितना? तो क्या दोनों साइड वापस मॉड्यूलस है ना? और जैसे ही मॉड्यूलस हटाओगे प्लस और माइनस आ जाएगा। सो दिस विल बिकम -7/3 माइनस k इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6 माइनस k, जिसको सिंप्लीफाई करके आपको k की 2 वैल्यू मिलेगी। अब ये सिंप्लीफिकेशन तो इससे भी कई ज्यादा इजी है, एम आई राइट और नॉट? ये सिंप्लीफिकेशन इससे भी कई ज्यादा इजी है। 7 एलसीएम ले लो, पहले प्लस वाली साइन लो तो एक k की वैल्यू मिलेगी, फिर माइनस वाली साइन लो तो k की दूसरी वैल्यू मिलेगी। योर आंसर फाइनली कम आउट एज k 11/6। नेगेटिव साइन में 11/6 आया। अच्छा, पॉजिटिव साइन हम लोग यहाँ पे क्यों लेना प्रीफर नहीं कर रहे? ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होगा, पे अटेंशन ना। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूलस में से हटाते वक्त हमने एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि व्हेनेवर बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव तो वो मॉड्यूलस में से हम पॉजिटिव भी बाहर लिख सकते हैं। सो बट दैट डजंट मैटर, लेट इट बी, है ना? तो अब ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस कॉमन निकाल दो तो k प्लस 7/3, इवन दो दिस इज प्लस और माइनस, बट माइनस कॉमन निकालोगे तो k माइनस 6, तो ये प्लस हो जाएगा। कुछ इस तरह की सिचुएशन में हमें वैल्यू मिली है। करेक्ट। टेकिंग पॉजिटिव साइन फर्स्ट। अरे ये क्या हो गया? पॉजिटिव साइन लिया तो k ही कैंसिल हो गया, है कि नहीं? When I took positive sign तो k ही रिमूव हो गया। I cannot say 7/3 is equals to -6। ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझ में आ रहा है क्यों पॉजिटिव साइन लेने से मैं मना कर रहा हूं? नेगेटिव साइन से आंसर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन ली तो k तो कैंसिल हो गया, बचेगा, है ना? तो नेगेटिव साइन लेंगे तो k प्लस 7/3 माइनस k माइनस माइनस प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 6 माइनस 7/3। 6 3 18, 18 माइनस 7/3 यानी कि 11/6 हो गई k की वैल्यू, जिससे आपकी इक्वेशन क्या आ गई लाइन की? इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो 6 मल्टीप्लाई करके 6 3 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि यहाँ पे जब हम सिचुएशन पहुंचे, यहां से आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस साइन विल नॉट हेल्प यू टू गेट टू द आंसर, वो नेगेटिव साइन ही मदद करेगी। तो पॉजिटिव वाला नॉट पॉसिबल कर देंगे, नेगेटिव वाले से सॉल्व किया, k मिला और इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। करेक्ट। प्लीज टेक अ नोट डाउन ऑफ बोथ द प्रॉब्लम। यहाँ पे थोड़ा ऊपर का रिमूव हो गया, लेकिन मेन जो है वो यहीं से था, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। करेक्ट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डू वी हैव? अ रे ऑफ लाइट passing through the point 1, 2 reflects on x axis at point A. So 1, 2 में से पास होती हुई एक लाइन है जो x एक्सिस पे, कहां पे? x एक्सिस पे A पे रिफ्लेक्ट हुई, तो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3. रिफ्लेक्टेड रे 5, 3 और दिस इज 1, 2. करेक्ट। अब प्रॉब्लम है ना बहुत सिंपल है, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि एज इट इज ऑन एक्स एक्सिस तो इट विल बी डेफिनेटली लेट्स से h, 0 है। सो ऐसा बोल देंगे लेट
the coordinate of A h comma 0 as it lies on x एक्सिस। करेक्ट। लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां पे हमें अप्लाई करना है जिससे ये प्रॉब्लम आपका बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। बेसिकली कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें कुछ जस्टिफिकेशंस चाहिए और उन जस्टिफिकेशंस की मदद से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो क्या आपने फिजिक्स में, है ना, इन द सब्जेक्ट फिजिक्स यू पीपल हैव अंडरस्टूड समथिंग लाइक दिस दैट द रे ऑफ इंसिडेंट एंड द रे ऑफ रिफ्लेक्शन मेक्स एन इक्वल एंगल, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा एज वेल। करेक्ट। लेकिन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस एक्स, इजंट इट? अगर ये लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो मान लो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी थीटा ही होगा, सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। करेक्ट। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर मैं इस रे की बात करूं जो 1,2 में से पास हो रही है तो उसका एंगल होगा 180 माइनस एक्स। करेक्ट। तो फिर हम बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे कि एच क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच? तो क्या हमने क्या कहा कि भाई लेट्स कॉल सम नेम ओवर हियर, लेट्स से दिस इज पी, दिस इज क्यू। तो एंगल क्यू ए एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, नॉट 90, लेट्स से थीटा। करेक्ट। और उसकी वजह से हमें यह पता है कि ये भी थीटा आएगा एंड एंगल पी ए, लेट्स से एक्स डैश, is also theta and therefore angle PAX is equals to 180 minus theta, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है आपका। करेक्ट। ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है, इसका मतलब कि tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा विल बी सेम। tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा विल बी से। बस आपको अब करना क्या है तो कि मुझे पॉइंट दोनों पता है, ये दोनों पॉइंट पता है, स्लोप फाइंड कर लो, इक्वेट इक्वल कर दो और बात करता हूं। यानी कि पहले फाइंड कर लो tan थीटा क्या आएगा, तो कि ये कोऑर्डिनेट तो h,0 लिया तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर फाइंड कर लो tan 180 माइनस थीटा। पहले तो ये खुद माइनस tan थीटा आएगा, एम आई राइट और रॉन्ग? 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव, इट बिकम tan थीटा। इसका स्लोप यहां से फाइंड करेंगे कितना है तो क्या 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच। लेकिन ये बाहर नेगेटिव है, फिर भी हमने बोला इन दोनों को इक्वल है, वो चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो ये नेगेटिव जो है वो इसे दे देंगे। सो tan 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 3 upon 5 minus h equals to minus twice 1 minus h। करेक्ट। इस पे से h की वैल्यू फाइंड करना, आई डोंट थिंक सो दैट डिफिकल्ट टास्क। सो 1 माइनस h इंटू 3 करोगे तो 3 माइनस 3h इक्वल्स टू माइनस है, सो 5 2 जार 10 माइनस माइनस प्लस 2h, सो इट सीम्स लाइक 5h और 10 इधर आएगा तो 13, तो h इज इक्वल्स टू 13/5। यानी कि आपका a का कोऑर्डिनेट है 13/5, 0, एज सिंपल एज दैट। है ना। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा ध्यान क्या रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों थीटा। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के कंपेयर में अगर दोनों फाइंड करें तो वी कैन से इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर लाइन PA विल मेक्स एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा। सिंपल। तो हमने बोला इक्वल है तो उन दोनों को इक्वल ले लिया, सेपरेटली फाइंड किए, इक्वेट कर दिए, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ h। वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Let's have a look at the next, which is question number 23. वही आया ना 23, करेक्ट। Prove that, oh, this is bit lengthy,
prove that the product of the length of perpendicular drawn from the points root a square minus b square comma 0 and minus root a square minus b square comma 0 to the line. So पहले तो मैं given equation of line लिख देता हूं. given equation of line x by a cos theta plus y by b sin theta is equals to 1, है ना. और वो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो बी स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा बोला है ना. बी स्क्वायर करेक्ट. तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो इट बिकम्स बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल्स टू 0. क्यों ऐसे लिखा? तो क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोला है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. करेक्ट. अब पॉइंट कौन से हैं? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट रूट a square minus b square comma 0 is let's say p1, क्योंकि मुझे उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. करेक्ट. दोनों लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो भी मिलेंगे उनका. तो लेट्स से p1. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला हम इस कोऑर्डिनेट को इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी लेकिन y के लिए 0. तो x की वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा b इंटू रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाय नीचे ध्यान से समझना क्या लिखेंगे, ध्यान से. क्यों? तो कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और y का कोफिशिएंट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1 मिला, जिसको मैं और बार लिख के सिंप्लीफाई में लिख देता हूं कि इट विल बिकम b इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली P2 लिख रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो. सिमिलरली P2 यानी कि क्या होगा, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो दूसरा पॉइंट दिया है वहां से. तो उसके हिसाब से जस्ट ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. इट विल बिकम माइनस बी रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए बी डिवाइडेड बाय रूट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई तो वही के वही है, वो थोड़ी ना चेंज हो गए, है ना. इसको 1 बोल दो और इससे 2 बोल दो. आई होप आपको दिख रहा हो, नीचे थोड़ा ज्यादा चला गया बट स्टिल मे बी यू आर एबल टू सी. तो आपको P1 और P2 मिल गए. अब क्वेश्चन ने बोला है ना कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट बी स्क्वायर मिलना चाहिए, यानी कि हम P1 और P2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, है ना. यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2. सो P1 इंटू P2. कुछ चीजों को ध्यान से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे. पहले थोड़ा एक बार लिख लेते हैं प्रोडक्ट में. कॉस थीटा प्लस ए बी. नहीं, दोनों गलत लिखा, मतलब दोनों मतलब ये साइन दोनों गलत है, ऐसे दोनों में माइनस है. और डिवाइड में देखो दोनों सेम है. तो ये तो हम कॉमनली समझ के लिख सकते हैं कि दोनों स्क्वायर रूट में है, तो इट विल गेट रिमूव एंड इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. अब देखो मुझे इतना पता चलता है कि मेरा जो आंसर है, क्वेश्चन ने बोला है कि बी स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि मुझे समहाउ न्यूमरेटर में ऐसा क्रिएट करना है जो डिनोमिनेटर के जैसा दिखे. तो डिनोमिनेटर भी गायब होगा ना, वरना डिनोमिनेटर ही रहेगा तो बी स्क्वायर तो मिलने का सवाल ही नहीं आता. सो पहला इसमें से बी कॉमन, इट विल बिकम रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ए. इसमें से भी b कॉमन निकलेगा, करेक्ट. तो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर
और मॉड्यूलस में देखो मैंने पहले भी बोला माइनस अगर दोनों हो तो आप पॉजिटिव में लिख सकते हो, करेक्ट। सो दिस विल बिकम बी तो कॉमन निकाल दिया, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ ऑब्जर्व दिस, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना, तो बी स्क्वायर प्रोडक्ट में ले लो, मॉड्यूलस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो बेसिकली इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होती थी हमें तो, हमारे पास तो साइन स्क्वायर है ही नहीं, है ना। विदाउट साइन स्क्वायर तो हम फिर डिनोमिनेटर को कैसे कट करेंगे? अरे ये तो डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, मतलब एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, जो भी है वो हम सब कर सकते हो, ऐसा ही है। तो लेट्स से बी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई दिस, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। चलो ठीक है, इसे मैं अभी भी मॉड्यूलस में रखना प्रीफर करूंगा। लेट मी कीप स्टिल इट इन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो इतना लिख लिया। अच्छा ये देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर है, तो इफ आई टेक ए स्क्वायर कॉमन तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो दिस इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दिस विल गिव यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल गिव यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में ऑलरेडी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। दिस टू गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी गेटिंग ओनली बी स्क्वायर एंड हेंस प्रूव। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो माइनस है, ये प्लस है। अरे मॉड्यूलस में है, यहाँ पे भी वही तो किया अभी अभी, कि दोनों नेगेटिव थे तो दोनों को पॉजिटिव में लिख दिया, बिकॉज मॉड्यूलस विल नॉट बी गिवन नेगेटिव वैल्यू। तो सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर, दोनों नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर आपको डिफिकल्टी होती है कुछ ऐसी सिचुएशन में, तो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज मान लो -2 आपके पास है, करेक्ट। सो कैन वी राइट -2 एज -1 इंटू मॉड्यूलस में 2, -1 भी मॉड्यूलस में और 2 भी मॉड्यूलस में, तो -1 का 1 हो जाएगा और इंटू 2, तो ये मॉड्यूलस ऑफ 2 हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? तो वही कंसेप्ट पहला करो, माइनस कॉमन निकल दो -1 समझ के, तो वो बाहर है, वो पॉजिटिव हो गया, अंदर वाले दोनों टर्म पॉजिटिव हो गए। सेम थिंग ओवर हियर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बी स्क्वायर ही बचा, इजंट इट? सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी सॉल्व। देखो प्रॉब्लम में डिफिकल्टी कुछ नहीं है, हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो हमने इजीली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो फाइंड कर ली। बस कहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है कि हमने जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फाइंड किए, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो कुछ प्रूव करना है, वो प्रूव करने के स्टेप्स में आपको ध्यान रखना है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस स्टेप्स प्रॉपरली, देन देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट? Please take a note of this one and then we'll go for the last question of the chapter. Now let's go for question number 24, which is the last one of this chapter. A person standing at the junction यानी कि where 2 to 3 points meet, ऐसा कुछ होता है, करेक्ट? उसे जंक्शन बोलते हैं। Let's say crossing of 2 straight paths represented by the equations. So हमारे पास गिवन इक्वेशंस है कुछ इस तरह से, 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equals to 0. तो क्या कहा है कि a person standing at the junction of 2 straight path represented by this equation, यानी कि कोई एक पर्सन है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे खड़ा है, करेक्ट?
wants to reach the path, और उसे कहीं जाना है, whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0 in the least time, और उसे वहां तक कम से कम टाइम में पहुंचना है. Find the equation of the path that he should follow. पहले इसको समझने की ट्राई करो. सपोज ये दो लाइन कुछ इस तरह से है, करेक्ट, जहां पे वो मीट हो रहा है. सो लेट्स से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P ही इज गोइंग टू मीट. मान लो ये इक्वेशन है 2x, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा तो इसे 3x बोल देते हैं. 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. सो एट दिस टू फ्रॉम दिस टू पाथ ही इज स्टैंडिंग ओवर हियर. अब यहां से उसे तीसरे पाथ तक पहुंचना है, यानी कि एक लाइन तक पहुंचना है, लेकिन कम से कम टाइम में. जस्ट थिंक लाइक दिस, जो तीसरी लाइन है वो है 6x माइनस, it is something like this. It's not x axis, correct? It's just a way of understanding. 6x minus 7y plus 8 equals to 0, है ना. उसे इस पॉइंट P से इस पाथ पे पहुंचना है, लेकिन कम से कम टाइम में. और वो कम से कम टाइम में कैसे पहुंच सकता है? When it goes perpendicular to it. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट यही था ना, है ना, कि जो कम से कम लीस्ट डिस्टेंस में होता है, तो ये कम से कम डिस्टेंस में उसे पहुंचना है, कम से कम टाइम में. जितना डिस्टेंस कम उतना टाइम कम लगेगा, इजंट इट? तो हमारे लिए दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. यहां पे बोल दो पॉइंट Q, तो मुझे फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. लेकिन सबसे पहला मेरा टारगेट होगा फाइंड करना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू लाइन, तो वो पॉइंट P मिले, है ना. फिर PQ परपेंडिकुलर टू AB करके स्लोप फाइंड कर लेंगे PQ का, क्योंकि हमें लाइन मतलब 6x माइनस 7y वाली लाइन तो पता है, जिसको हमने AB बोला अभी AB. सिंपल. तो स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट हमें यहां से इंटरसेक्टिंग मिलेगा, उससे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन PQ मिल जाएगी, यानी कि वो कौन से पाथ से सामने वाली ये वाली लाइन तक पहुंच रहा है वो हमें फाइंड करना है. सिंपल. चलो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग y equals to 2x plus 4 by 3 in equation number 2. So 3x plus 4, y की वैल्यू 2x plus 4 by 3 minus 5 equals to 0. डेफिनेटली एलसीएम लेंगे. So 3 3s are 9 plus 4 2s are 8, 16 minus 15 equals to 0. Am I correct? Now 9x plus 8x 17, ये 1 0, तो मुझे x मिला minus 1 by 17. I got the coordinate of x as minus 1 by 17. अब इसे रिप्लेस कर दो कहां पे? y में. Then y equals to 2 into minus 1 by 17 plus 4 डिवाइड बाई 3. एलसीएम लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास. तो एलसीएम लेने से क्या होगा? 17 4 17 2 34, 34 2 68. सो 68 में से 2 माइनस करूंगा तो इट विल बी 66 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 3. 3 से कट होके 22. सो आई गॉट 22 by 17, है ना. सो मेरे लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है ये? ऑफ लाइन 1 and 2 इज minus 1 by 17, 22 by 17. ये मुझे मिल गया उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. करेक्ट. अब वहां से क्या फाइंड करना है कि a person wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equals to 0. करेक्ट. तो हमने ये बोला ना कि भाई उसके लिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा. कौन सा? कि मिनिमम टाइम में पहुंचना है तो उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. टू रीच in a least amount of time he or she has to cover a least amount of distance. जितना कम टाइम कम में हम करेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, ऐसा क्वेश्चन है बोला. करेक्ट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमने क्या बोला कि हमने ये बोला कि भाई PQ इज परपेंडिकुलर टू AB,
है ना. आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो समथिंग लाइक दिस कि पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, करेक्ट, देन ही कैन रीच द पाथ ए बी इन द लीस्ट टाइम इफ ही और शी गोज टू स्ट्रेट टू इट. वो सीधे सीधा उस पे जाए तो. ये सब लिखना जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन द एग्जाम सो दैट द अदर पर्सन हु इज चेकिंग योर पेपर कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू आर ट्राइंग टू टेल. कि भाई हाँ, इस कंसेप्ट से हम बोल रहे हैं कि सपोज अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, करेक्ट, एंड ही हैज टू रीच टू द लाइन ए बी इन लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, सो ही विल स्ट्रेट गो टू इट. वो स्ट्रेटली वहां पे चला जाएगा, करेक्ट. तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. सिंपल. सो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज -1. पी क्यू का स्लोप m बोल देंगे, ए बी यानी कि ये लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी, सो इट विल बी 6/7 इज इक्वल्स टू -1. तो हमें स्लोप मिलेगा -7/6. सो इससे हमें मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू. क्या मिलेगी? y माइनस 22/17 इंटू -7/6 एंड x प्लस 1/17. सीधी सी बात है ना. अब पहले 17 से एलसीएम लेते हैं, फिर 6 से वगैरह जो कॉमन साइड ले जाना है. तो 17y माइनस 22 माइनस 7/6 एज इट इज 17x प्लस 1. तो क्या डिनोमिनेटर के 17 तो चल कट हो जाएंगे. अब 6 ऊपर ले जाओ, तो 17 इंटू 6 कितना होगा? आई डोंट नो, फाइंड करो. 17 इंटू 6, 7 6 42, 4 10, 6 1 6 और 4 10, 102y माइनस 6 2 12, 1 132, 17 7 7 109, 119 नेगेटिव x माइनस 7. सिंपल. 119x इधर ले आओ, प्लस 102y प्लस 7 हो जाएगा, तो -125 इक्वल्स टू 0. 119x प्लस 102y माइनस 125 इक्वल्स टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, जहां से वो ट्रैवल करके कम से कम टाइम में लाइन AB तक पहुंचे. द पर्सन हुएवर इट मे बी, अ बॉय और अ गर्ल और अ मैन और वुमेन, जो भी है, वो इस तरह से ये डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुंचे. सिंपल. So that's where our exercise, miscellaneous exercise end, and I told you this is the last question of the chapter. So हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये chapter 10 straight line also ends, and definitely we are going to stop over here as well.